चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे कुछ नया। और वो क्या है सर? अंडर रिकवरी एंड ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स का ट्रीटमेंट प्लस उसका कैलकुलेशन। मतलब अंडर रिकवरी या फिर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड होता क्या है, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, है ना। मतलब हम उसको कैसे डील करेंगे, है ना। ओके, सबसे पहले जान लेते हैं कि कैसे हम अंडर या ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स कैलकुलेट करते हैं ना, क्यों करते हैं, ये भी अपने आप समझ में आ जाएगा आपको इसी एग्जाम्पल के माध्यम से। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है। मान लीजिए हमने अंदाजा लगाया कि जो ईयर है इसमें जो ओवरहेड का खर्चा होगा वो 1 लाख रुपए के अराउंड होगा। एग्जैक्ट ओवरहेड तो ईयर खत्म होने के बाद ही पता चलेंगे, पर हमने ईयर के बिगनिंग पर एक रफ आइडिया लगाया कि लगभग 1 लाख के ओवरहेड्स का खर्चा आएगा। हमने एक और बजट बनाया, एक और अंदाजा लगाया है कि लगभग 1000 यूनिट बनेंगे। ठीक है, तो हमने अंदाजा लगाया कि 1000 यूनिट बनेंगे और 1 लाख का खर्चा होगा। ठीक है, बुरा क्या हुआ, यूनिट 800 ही बन पाई। प्लान किया था 1000 का, 800 ही बन पाई। और बुरी खबर क्या है कि 1 लाख का खर्चा होना था, हो कितना गया है, 1,05,000 का। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले अब काम हमारा क्या है, हम निकालेंगे ओवरहेड रिकवरी रेट पर यूनिट। मतलब आप सोचो, अगर हम साल भर में 1 लाख का ओवरहेड लगने वाला था और 1000 यूनिट बनने वाले थे, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये था कि हम हर यूनिट से लगभग 100 रुपए रिकवर कर सकते हैं। तो मतलब किसी भी प्रोडक्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस सब मिलाकर हो गया प्राइम कॉस्ट, ये तो हम जोड़ते ही हैं। साथ में ओवरहेड कितना जोड़ना है वो हमने निकाल लिया है, और वो कितना आया है, 100 रुपए पर यूनिट। हर यूनिट में हम 100 रुपए का ओवरहेड जोड़ते जाएंगे और कस्टमर से रिकवर करते जाएंगे, कस्टमर से चार्ज करते जाएंगे। ठीक बात है, इसे बोलते हैं ओवरहेड रिकवरी रेट पर यूनिट। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, ओवरहेड रिकवर्ड माइनस एक्चुअल ओवरहेड बराबर लिखा है अंडर या ओवर रिकवरी। छोड़ दो, आप उसे भूल जाओ। अब बस ये सुनो कि आपने एक यूनिट से कितना रिकवर करना था, 100 रुपए। आपने एक यूनिट से रिकवर करना था 100 रुपए, जबकि आपने कितनी बनाई है, 800। तो अगर आपने 800 यूनिट बनाई है और हर यूनिट से 100 रुपए आपने रिकवर करा है, तो मतलब एक तरीके से आपने 80,000 रुपए कस्टमर से रिकवर कर लिए हैं, आराम से कर लिए। और क्या हुआ, तो 80,000 तो रुपए तो रिकवर हुए हैं, 80,000 तो रिकवर हुए हैं, जबकि खर्चा कितना हुआ है, 1,05,000 का। तो 80,000 रिकवर हुए और खर्चा हुआ 1,05,000, तो कितना खर्चा ज्यादा हो गया, 25,000 का खर्चा ज्यादा हो गया। तो रिकवर कर पाए कस्टमर से केवल कितना, 80,000, और जबकि हुआ कितना है, 1,05,000। ठीक बात है, तो 25,000 का जो है वो हमारा क्या आ गया, अंडर रिकवरी। सिंस ये माइनस में है इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, अंडर रिकवरी। फिर से बोल देता हूं क्यों अंडर रिकवरी है ये। आपका खर्चा एक्चुअल में कितना हुआ है, 1,05,000। ठीक है, और आपने रिकवर कितना करा है, 800 यूनिट बनाई है, एक यूनिट पर 100 रुपए रिकवर करते थे, तो मतलब आपने केवल 80,000 रुपए रिकवर करे। तो खर्चा हुआ 1,05,000, रिकवर करे 80,000 मात्र, तो 25,000 तो रिकवर कर ही नहीं पाए। तो इसको हमने नाम दे दिया अंडर रिकवरी। इतना खर्चा हम रिकवर नहीं कर पाए। ठीक है, ओके, और आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि अंडर रिकवरी या फिर ओवर रिकवरी होता क्या है। अगर ये आंसर प्लस में आता तो इसे ओवर रिकवरी कहते हैं। मतलब मान लो हमारा खर्चा हुआ होता 1,05,000 और हमने रिकवर कर लिया होता 1,10,000, तो जो एक्स्ट्रा 5,000 है वो हमारा कहलाता ओवर रिकवरी, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी कैलकुलेट करते हैं। एक और बात, अब एग्जाम में जब ये आएगा तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्या गड़बड़ हो सकती है, सुनना ध्यान से आप। एक्चुअल ओवरहेड्स समटाइम्स मे इंक्लूड एबनॉर्मल आइटम। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक्चुअल ओवरहेड में एबनॉर्मल आइटम्स जुड़े हों। इफ सो, यदि ऐसा हुआ तो वी विल हैव टू एक्सक्लूड देम फ्रॉम एक्चुअल ओवरहेड्स। तो हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल ओवरहेड से बाहर निकालना होगा, हटाना होगा, बिफोर कैलकुलेटिंग अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। क्या मतलब हुआ सर, ये जो एक्चुअल ओवरहेड हमने लिया है, हमने क्या करा था, ओवरहेड रिकवर्ड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, तो अपना अंडर या ओवर रिकवरी आ गया था, है ना। प्लस में आया तो ओवर रिकवरी, माइनस में आया तो अंडर रिकवरी। अब ये जो आपका एक्चुअल ओवरहेड से कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर कुछ एबनॉर्मल आइटम जुड़े हो, वो एबनॉर्मल आइटम हमें पहले हटा देने हैं। हो सकता है इस 1,05,000 में कुछ एबनॉर्मल आइटम जुड़े हो, तो आप जानते हैं पूरी कॉस्टिंग में एबनॉर्मल आइटम का ट्रीटमेंट अलग होता है। तो और वो ट्रीटमेंट क्या होता है आप जानते हैं,
एबनॉर्मल आइटम को कॉस्टिंग P&L में डायरेक्टली चार्ज कर दिया जाता है। ठीक बात है। तो वो आइटम कौन कौन से हो सकते हैं देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल वेजेस पेड फॉर स्ट्राइक पीरियड, स्ट्राइक हुई उसमें वेजेस तब भी पे आपको करनी पड़ी, तो एबनॉर्मल आइटम होगा ये। ऑब्सोलेट होगा स्टोर्स का भी, उसे राइट ऑफ करा गया, आपने उसे ओवरहेड में डाल दिया, तो ये गलत हो जाएगा। अमाउंट पेड एज पर कोर्ट ऑर्डर, कुछ गड़बड़ हुई थी, कोर्ट ने बोला कि इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें हैं जो कभी कभार होने वाली है, रेयरली होने वाली है। पिछले साल का खर्चा है बुक कर लिया इस साल में, इस टाइप की ये बातें हैं। ठीक है, तो ये सब एबनॉर्मल आइटम है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इन सारे एबनॉर्मल आइटम को एक्चुअल ओवरहेड में से क्या करना है, आपको हटा देना है। फिर जो अंडर या ओवर रिकवरी आएगी उसी को हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं। ठीक है, उसी को हम ट्रीट करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो ये था कैसे हमें ओवरहेड का अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी कैलकुलेट करना है। अगली बात आती है कि उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसे हम अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी को ट्रीट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत आसान है, सुनिए। आपने जो भी अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी निकाली, जैसे हमारे एग्जांपल में कितनी आई थी, 25,000 आई थी। ठीक है, तो यहां हम लिख लेते हैं अपना ये 25,000। 25,000 की जो अंडर रिकवरी आई है उसको कैसे ट्रीट करना है। अच्छा, एक और बात है, चाहे अंडर रिकवरी आए चाहे ओवर रिकवरी आए, ट्रीटमेंट एक जैसा ही होगा, बस अपोजिट हो जाएगा। जो ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा वो अंडर रिकवरी का होगा, तो उस जो भी मैं बताऊंगा उसका अपोजिट जो है वो क्या का हो जाएगा, ओवर रिकवरी का हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो सुनिए, आपका अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी आया है 25,000 का, है ना। अब सुनना, ट्रीटमेंट क्या क्या होंगे। पहली बात, यदि छोटा सा अमाउंट अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी का आता है, अगर जो अंडर या ओवर रिकवरी का अमाउंट आया है वो बहुत स्मॉल है, तो फिर रीजन कुछ भी हो, नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, आप क्या करना, उस अमाउंट को सीधे सीपीएल में डाल देना। तो ये ट्रीटमेंट इस हिसाब से बनाया गया कि अगर छोटा मोटा अमाउंट है तो उसे क्या ट्रीट करना, सीपीएल में डाल के खत्म करना, ऐसा हो गया ये, है ना। अब चलते हैं आगे, अब रीजन पर आ जाते हैं। अगर रीजन नॉर्मल हुआ तो अलग ट्रीटमेंट होगा, एबनॉर्मल हुआ तो अलग होगा। अगर आपका अंडर रिकवरी या फिर ओवर रिकवरी एबनॉर्मल रीजन से आया है तो अगेन सीपीएल में जाएगा, ठीक बात है। और नॉर्मल रीजन से आया तो ट्रीटमेंट कुछ और होगा। तो आपको दो बातें तो क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर छोटा अमाउंट है तो कारण कुछ भी हो सीधा सीपीएल में जाएगा। दूसरा, अगर अमाउंट बड़ा है, बिग अमाउंट है ऐसा मान लो आप, ठीक है, मतलब स्मॉल नहीं, स्मॉल के अलावा मीडियम कह लो, बिग कह लो, और तब भी रीजन एबनॉर्मल है, अमाउंट भले ही बड़ा है पर रीजन तो एबनॉर्मल ही है, तो अगेन सीपीएल में जाएगा। अब बात है कि अगर नॉर्मल रीजन से हुआ है तो क्या होगा, है ना। तो अगर अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी नॉर्मल रीजन से आई है तो क्या होगा, ठीक है। दो तरीके हैं आपके पास, दो ट्रीटमेंट अवेलेबल है। पहला ट्रीटमेंट बड़ा आसान, आप कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए नेक्स्ट पीरियड में, ठीक है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि इस बार अंडर रिकवरी हुई है और आपको लगता है कि अगले साल ओवर रिकवरी होने वाली है, तो ठीक है, आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, अगले साल में एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सीडी लिखकर छोड़ दीजिए, अगली बार वो बीडी बनकर और एडजस्ट हो जाएगी नेक्स्ट ईयर में, ठीक है, ओके। हालांकि ये ट्रीटमेंट बहुत कम यूज होता है क्योंकि थोड़ा सा इससे गलत हो जाता है, इस बार का भी डेटा गलत हो गया और अगली बार पे भी अफेक्ट करेगा ही, है ना, तो इसको बहुत कम यूज करा जाता है, ठीक है। इसके अलावा चार्ज ऑन गुड्स, अच्छा, दूसरा जो मेन ट्रीटमेंट है जो बहुत प्रचलित है, बहुत ज्यादा हमारी ये ट्रीटमेंट यूज होता है कि आप क्या करिए, गुड्स पर चार्ज कर दीजिए काय को, अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी को डिपेंड करता है। अंडर रिकवरी होगा तो ऐड कर देंगे खर्चे को और ओवर रिकवरी होगा तो लेस कर देंगे, है ना, ऐसा। यूजिंग सप्लीमेंट्री ओवरहेड रिकवरी रेट, सप्लीमेंट्री ओवरहेड रिकवरी रेट निकाल के आपको क्या करना है, गुड्स पे चार्ज करना है। क्या है ये सप्लीमेंट्री ओवरहेड रिकवरी रेट, मतलब एडिशनल ओवरहेड रिकवरी रेट क्या है, मैं समझा दूंगा, वेट करिए थोड़ा सा, ठीक है। तो गुड्स पर चार्ज करना है, कौन से गुड्स पर चार्ज करना है, जो गुड्स बिक गए हैं उन पर, जो गुड्स पड़े हुए हैं उन पर, और जो आधे बने हुए हैं, काम चल रहा है जिन पर, उन्हें WIP हम बोलते हैं, तो उन पर चार्ज कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, आप इन दोनों को मिलाकर चाहें तो क्या नाम दे सकते हैं, गुड्स प्रोड्यूस्ड। क्यों नाम दे सकते हैं आप ऐसा, क्योंकि देखिए मान लीजिए अपन ने 10,000 यूनिट बनाए, ठीक है, उसमें से 8,000 बिक गए, 8,000 यूनिट बिक गए और 2,000 क्या है वो पड़े हुए हैं, तो वही बात हो गई। गुड्स प्रोड्यूस 10,000 है, उसमें से कुछ बिक जाएंगे कुछ बच जाएंगे, है ना, तो कुछ भी लिखो एक ही बात है। या तो आप गुड्स प्रोड्यूस 10,000 लिख दो, या ऐसा लिख दो कि 8,000 सोल्ड और 2,000 इन स्टॉक।
इसके अलावा अधूरा माल भी हो सकता है, क्लोजिंग WIP में भी कुछ यूनिट हो सकती है, ठीक है, तो उन पर चार्ज करना है। अच्छा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका सिंपल थीम समझिए आप। वो ये है कि आप ऐसा समझो कि अगर आपका खर्चा ज्यादा हो गया है, अगर आपने रिकवर कम कर पाया, जैसे अपने केस में क्या हुआ, 80,000 अपन रिकवर कर पाए, जबकि खर्चा हो गया 1,05,000, तो 25,000 का खर्चा ज्यादा हो गया। तो ये 25,000 का खर्चा हम किससे मांगेंगे? हम कहेंगे एक काम करते हैं आप गुड्स पर ही चार्ज कर दो। हम गुड्स पर 80,000 चार्ज कर पाए थे, जबकि खर्चा हुआ 1,05,000, 25,000 का खर्चा कम चार्ज कर पाए, तो कर दो ना चार्ज। 25,000 का जो खर्चा हम कम चार्ज कर पाए वो चार्ज कर दो। किस पर चार्ज कर दो? जो गुड्स पड़े हुए हैं। कौन सी गुड्स? जो बिक गए उन पर, जो स्टॉक में पड़े हुए हैं वो, और जो WIP में वो। अच्छा, आपके मन में सवाल जरूर आएगा कि सर जो बिक गए उन पर क्या, उन पर कैसे चार्ज कर लेंगे? उस पर चर्चा करेंगे, आप वेट करिए थोड़ा सा, है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होगा, जो गुड्स आपके बिक गए हैं, जो गुड्स आपके बिक गए हैं वो तो जाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ाएंगे। भाई कॉस्ट ऑफ सेल जो CPL के डेबिट में होता है, CPL के डेबिट में पूरी कॉस्ट ऑफ सेल आती है, इधर सेल्स आती है, तो प्रॉफिट आ जाता है। तो जो गुड्स बिक गए हैं अगर आप उन पर खर्चा जोड़ते हो तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी। तो एक तरीके से आपने कॉस्टिंग P&L में ही भेज दिया, इसे एक तरीके से आपने वहीं भेज दिया और आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। सपोज आपकी पुरानी कॉस्ट ऑफ सेल थी 10 लाख और आपने फिनिश गुड पर चार्ज कर दिए, सपोज कुछ भी चार्ज कर दिया आपने, 20,000 रुपये चार्ज कर दिए, तो कॉस्ट ऑफ सेल 10,20,000 हो जाएगी। तो एक तरीके से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, है। तो जो अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड आप गुड्स जो बिक गए हैं उन पर चार्ज करने वाले हैं, तो उससे आपकी कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल P&L के डेबिट में होती है, तो एक तरीके से CPL में ही चला गया है और आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो आपके मन में जो ख्याल था ना कि कस्टमर से कैसे चार्ज करेंगे, तो कस्टमर से चार्ज नहीं हो पाएगा ये, है ना, नहीं हो सकता। जो बिक गया उस पर अब कहाँ कस्टमर ढूंढेंगे अपन, है ना। ओके, अब बचा कौन सा? फिनिश्ड गुड इन स्टॉक और क्लोजिंग WIP। इन पर चार्ज करेंगे तो इनसे तो हम कम से कम वसूल ही सकते हैं। तो एक काम करते हैं, जो गुड्स स्टॉक में है और जो WIP में, इनका अमाउंट बढ़ा दो, इनका जो भी खर्चा है इनमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट और जोड़ दो, तो इनसे तो हम रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि इनका तो बिकना भी बाकी है। तो इनसे क्या हो जाएगी, इन दोनों टाइप की गुड्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी और जब भी ये बेचे जाएंगे, वेन एवर सोल्ड, जब भी बेचे जाएंगे, वी विल बी एबल टू रिकवर दी कॉस्ट। तो हम कस्टमर से मांग लेंगे, ठीक बात है। तो ये होगा ट्रीटमेंट। अब बढ़ते हैं अपन एक एग्जाम्पल पर, एक क्वेश्चन में आपको करा देता हूं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, ठीक बात है। ओके, तो सुनिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्या लिखा है। ABC लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट एंड एब्जॉर्ब द प्रोडक्शन ओवरहेड एट अ प्री डिटर्मिन्ड रेट ऑफ 10 पर मशीन आवर। अच्छा, हमारे यहाँ एक प्रोडक्ट बनाया जाता है और हम ओवरहेड को रिकवर कैसे करते हैं? ₹10 पर मशीन आवर। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में 2 घंटे मशीन चलती है तो उस पर 20 रुपए चार्ज कर देंगे। किसी प्रोडक्ट को बनाने में 1 घंटे मशीन चलती है तो उस पर 1 घंटे का 10 रुपए चार्ज कर देंगे, है ना। तो 1 घंटे मशीन चलती है किसी भी प्रोडक्ट पर, तो उस प्रोडक्ट पर हम 10 रुपए चार्ज कर दें। 2 घंटे तो 20 रुपए, 3 घंटे तो 30 रुपए, ऐसे हम रिकवर करते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 1998 और जो भी 99, इट हैज बीन फाउंड दैट एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनकर्ड वर ₹6 लाख। तो आपके जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं वो कितने हैं? 6 लाख, ठीक है। उसके अंदर 45,000 जुड़े हुए हैं काय के? ऑन अकाउंट ऑफ रिटर्न ऑफ ऑब्सोलेट स्टोर्स एंड ₹30,000 बीइंग द वेजेस पेड फॉर स्ट्राइक पीरियड। मैंने आपको बताया था कई बार ऐसा होगा जब एक्चुअल ओवरहेड्स में कुछ एबनॉर्मल आइटम जुड़े होंगे तो हम क्या करेंगे, उन्हें हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? 6 लाख में से 45,000 और 30,000 कितना हुआ? 75,000। 6 लाख माइनस 75,000 कितना आ जाएगा? 5,25,000। तो हकीकत में आपके एक्चुअल ओवरहेड कितने माने जाएंगे? 5,25,000, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है कि आपका प्रोडक्शन और सेल्स डेटा गिवन है, ठीक है। प्रोडक्शन करा है आपने 20,000 फिनिश गुड्स का और नीचे दिया है बेचे 18,000 है। तो सही मायने में बताइए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना होगा? 2,000। कैसे पता? 20,000 बनाए थे, 18,000 बेच दिए तो 2,000 क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होगा, ठीक है। तो फिनिश गुड्स सोल्ड 18,000, फिनिश गुड इन क्लोजिंग 2,000 और WIP 8,000। हालांकि WIP 50% ही कंप्लीट है इन ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एक्चुअल मशीन आवर्स वर्क ड्यूरिंग द पीरियड वर 48,000, ठीक है। तो हकीकत में पूरे
पीरियड में 48,000 घंटे मशीन आवर्स काम हुआ है। बहुत बढ़िया काम हो गया। अगर हमसे पूछा जाए कि ओवरहेड रिकवर्ड कितना होगा, हम आराम से बता देंगे। बताइए कैसे, कितना? 48,000 घंटे काम हुआ है, 48,000 मशीन आवर्स काम हुआ और 1 घंटे का रिकवर कितना करते हैं? 10 रुपए। तो एक तरीके से हमारा ओवरहेड रिकवर्ड कितना है? 4,80,000। ठीक बात है। तो एक्चुअल ओवरहेड 5,25,000 और रिकवर्ड कितना? 4,80,000। गड़बड़ हो गया सर, ये तो खर्चा हो गया 5,25,000 और रिकवर कर पाए हैं केवल कितना? 4,80,000। तो मतलब बाकी बीच का खर्चा तो हम रिकवर ही नहीं कर पाए। ठीक है, ओके। अब देखते हैं इसमें आगे लिखा, इट हैज बीन फाउंड दैट 1/3 ऑफ द अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड वाज ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। बहुत बढ़िया। देखिए, जो अंडर रिकवरी आई है, वैसे कितनी आई? 5,25,000 का खर्चा हुआ और 480 का रिकवर कर पाए, तो 20 और 25 45,000 का खर्चा हम रिकवर नहीं कर पाए, तो 45,000 की हुई हमारी अंडर रिकवरी। ठीक है। अब इस 45,000 में इनका कहना है कि जो 1/3 ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन है वो जो हुआ है वो हुआ है क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग, मतलब एब नॉर्मल रीजन। प्रोडक्शन प्लानिंग हर बार तो गलत नहीं होगी और सबके यहाँ तो गलत नहीं होगी, तो प्रोडक्शन प्लानिंग की वजह से, अगर फॉल्टी प्लानिंग की वजह से ऐसा कुछ हुआ है तो हम उसे एबनॉर्मल रीजन मानते हैं। तो इसका मतलब जो 45,000 की अंडर रिकवरी आई है उसका जो 1/3 पार्ट है वो चला जाएगा एबनॉर्मल रीजन की वजह से सीपीएल में। अब बचा 2/3 पार्ट, तो 45,000 का 1/3 हो गया 15,000, बचा 30,000। 30,000 का हमें ट्रीटमेंट करना है। क्या लिखा है? एंड द रेस्ट वॉज एट्रीब्यूटेबल टू नॉर्मल इंक्रीज इन कॉस्ट। ठीक है, मतलब उससे हम जो बचे हुए जो भी गुड्स हैं अपने पास उनकी कॉस्ट बढ़ाना है। ठीक है, ओके। समझते हैं फिर क्या है। पूछा क्या है आपसे? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड ड्यूरिंग दी। ठीक है, आपको अंडर एब्जॉर्प्शन का अमाउंट बताना है, हम बता चुके हैं, और बताना है ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। आ जाइए यहां पर, देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले अपन कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट एक्चुअल ओवरहेड, हकीकत में एक्चुअल ओवरहेड हुआ था 6 लाख, लेकिन 45,000 और 30,000 फालतू का एबनॉर्मल आइटम जुड़ा हुआ था, तो हकीकत में नेट एक्चुअल ओवरहेड आ गए हमारे 5,25,000। ठीक है, ओवरहेड एब्जॉर्ब की बात कर लेते हैं। आप हर घंटे का 10 रुपये रिकवर करते थे, 48,000 घंटे मशीन चली है, तो हकीकत में आपने 4,80,000 ओवरहेड रिकवर कर लिए हैं। ठीक है, तो 4,80,000 आपने रिकवर किए, जबकि खर्चा हो गया 5,25,000। आप कम रिकवर कर पाए, 45,000 का खर्चा आप रिकवर ही नहीं कर पाए, अंडर रिकवर्ड रह गया। ठीक है, फिर बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो अपन ने देखा कि जो 45,000 का जो 1/3 पोर्शन है वो ड्यू टू फॉल्टी प्लानिंग है, मतलब ये एक तरीके से एबनॉर्मल रीजन है, तो इसे कहां डाला जाएगा? सीपीएल में चार्ज कर दिया जाएगा। तो 45,000 का 1/3 हो जाएगा 15,000, इसे कहां डाल दिया जाएगा? सीपीएल में। ठीक है, अब बचा 30,000 का खर्चा। उस 30,000 का क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनना। हम क्या करेंगे, एक रेट निकालेंगे। हम पहले सोचेंगे कितनी यूनिट है। देखना, अगर अपन क्वेश्चन देखें तो आप पाएंगे कि कितनी फिनिश गुड सोल्ड की यूनिट कितनी है? फिनिश गुड सोल्ड ये है आपके 18,000 यूनिट। तो एक तो इन पर चार्ज करना है, ओके। फिर फिनिश गुड जो स्टॉक में है वो है 2,000 यूनिट, इन पर भी चार्ज करना है। और WIP कितना है? 8,000, इन पर भी चार्ज करना है। तो इसमें दिक्कत ये है कि अपन ये जो WIP है और जो फिनिश, ये जो कंप्लीटेड यूनिट है, इन सभी पर एक बराबर तो चार्ज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मैं इसके 1 यूनिट पर 10 रुपए चार्ज कर रहा हूं, इसके 1 यूनिट पर 10 रुपए चार्ज कर रहा हूं, तो इस पर भी 10 रुपए चार्ज करूं, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये अधूरी यूनिट होता है। अधूरी यूनिट पर कम खर्चा चार्ज होगा, पूरी यूनिट पर ज्यादा खर्चा चार्ज होगा। ठीक है, ओके। तो ये हमें समझना है। अब देखना, अपने लिए क्या करना है। अपन क्या करेंगे, ये जो 30,000 रुपये का खर्चा है, डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, सारी यूनिट्स। 18,000 सोल्ड वाली यूनिट, 2,000 जो स्टॉक में पड़ी हैं वो वाली यूनिट, और जो 8,000 WIP था, उन्होंने बोला था कि ये 50% कंप्लीट है इन ऑल रिस्पेक्ट। तो अपन एक तरीके से बोल सकते हैं कि 4,000 यूनिट कंप्लीटेड कहलाएं। 8,000 अधूरी यूनिट को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 4,000 कंप्लीटेड यूनिट, है ना। तो हमने क्या लिख दिया उसकी जगह, 4,000 यूनिट्स। तो अब देखना, अब 18,000 भी कंप्लीटेड यूनिट है, 2,000 भी कंप्लीटेड है और 4,000 भी कंप्लीटेड ही है। तो 18 और 2 20 और 4 24, 30,000 रुपए डिवाइड बाय 24,000 यूनिट,
आ जाएगा ₹1.25 पर यूनिट, मतलब हमें हर यूनिट पर ₹1.25 और जोड़ना है। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको सप्लीमेंट्री ओवरहेड रिकवरी रेट क्यों कहा? कि हमने ऑलरेडी ओवरहेड सब पर चार्ज कर दिया था। कितना चार्ज करा था? देखो एग्जाम्पल में 10 रुपए जो था मशीन आवर के हिसाब से उन्होंने बताया था ना कि हम 10 रुपए पर मशीन आवर चार्ज करते हैं ओवरहेड। तो हम ऑलरेडी 10 रुपए चार्ज कर चुके थे, मान लो आप, या जो भी ओवरहेड है हम वो पहले चार्ज कर चुके थे। अब हमें लग रहा है कि ओवरहेड कम चार्ज हो पाया है, तो एक और एडिशनल ओवरहेड रेट निकालो, एडिशनल ओवरहेड रेट या फिर सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट निकालो और उसको चार्ज कर दो आप सारी यूनिट्स पर, जो बिक गई हैं उन पर, जो बची हैं उन पर, और जो WIP हैं उन पर। तो इस तरह से अपन ने ₹30,000 डिवाइड बाय करा 24,000 यूनिट, तो ये आ गया 1.25 पर यूनिट। हर यूनिट पर ₹1.25 हमें जोड़ना है। ठीक बात है? तो देखिए 18,000 यूनिट इंटू 1.25, 22,500 हो जाएगा। किस पर? फिनिश गुड सोल्ड की कॉस्ट बढ़ जाएगी 22,500 से। जो स्टॉक में पड़े हैं 2,000 इंटू 1.25, 2,500 रुपए इन पर चार्ज हो जाएंगे। और जो अधूरे हैं 4,000, उन पर 1.25 के हिसाब से 5,000 रुपए चार्ज हो जाएंगे। अब देखना होगा क्या? होगा यूं कि जो 22,500 है इससे कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी, अल्टीमेटली CPL का जो डेबिट साइड है वो और बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। और जो बचे हुए 2,500 और ये 5,000 है, ये इससे क्या हो जाएगा कि कस्टमर से अपने खर्चा चार्ज कर लेंगे, कस्टमर से ये खर्चा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इतना अमाउंट अपने फिनिश गुड और WIP में जोड़ देंगे और फिर जब ये बिकेगा तो कस्टमर से हम इसको मांग लेंगे। तो देखो टोटल ये हो गया 30,000 का आपका पूरा हिसाब। ठीक बात है? आप इसे एक बार करके देखना, आराम से सोचना, जो डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना एक बार, और अगले क्वेश्चन में और सारी इन्हीं बातों पर फिर से डिस्कशन करूंगा, तो अंडरस्टैंडिंग आपकी और बढ़ जाएगी। ठीक है?